चलो आगे देखो, चलो सबका ध्यान इधर। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4। देखो ध्यान से, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। क्या पढ़ेंगे? गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म। लिखो उसको, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो ध्यान समझो इधर। पहले हम लोग समझते हैं गतिमान आवेश, इस चैप्टर का मतलब क्या है। अभी तक हम लोग जो पढ़े चैप्टर नंबर फर्स्ट में, चैप्टर नंबर सेकंड में, उसमें जो चार्ज था यानी आवेश था, वह किस अवस्था में था? स्थिर अवस्था में। किस अवस्था में था? स्थिर अवस्था में, यानी चार्ज गतिशील अवस्था में नहीं था। अब चार्ज किस अवस्था में आ चुका है? गतिशील अवस्था में। मतलब जब चार्ज गतिशील यानी गतिमान हो जाए, मतलब इस पूरे चैप्टर हमको पढ़ना क्या है? चार्ज विराम में नहीं रहेगा, आवेश विराम में नहीं रहेगा। आवेश किस अवस्था में रहेगा? आवेश गति अवस्था में रहेगा। आवेश गति अवस्था में कहने का मतलब ही है किसी सर्किट में, किसी परिपथ में, किसी चालक में अब आवेश रुका हुआ नहीं रहेगा। इसका मतलब ही है अब परिपथ में करंट का फ्लो होगा, धारा बहेगी, धारा चलेगी। ठीक, तो इस चैप्टर में पूरा क्या पढ़ने वाले हैं? आवेश रुका हुआ नहीं रहेगा, बल्कि आवेश क्या रहेगा? गतिमान अवस्था में रहेगा। और थोड़ा बहुत उस आवेश के गतिमान होने के कारण, उस आवेश के गतिमान होने के कारण क्या क्या प्रभाव डेवलप होंगे, क्या क्या इफेक्ट डेवलप होंगे, हम लोग इस चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। ठीक, वही है चुंबकत्व, यानी आवेश जब गतिशील होगा तो उसके कारण कुछ चुंबकीय प्रभाव डेवलप होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होगा। तो जितना कितना मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होगा, हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पर समझेंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे देखो, समझ में आया ना? तो धारा बहने से, आवेश के प्रवाह होने से कितना चुंबकत्व डेवलप होगा, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके कारण क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। आगे देखो, थोड़ा समझो। अगर कोई आवेश है, बहुत ध्यान समझना, पहला पॉइंट, अगर कोई आवेश है, वह आवेश स्थिर अवस्था में है। आवेश किस अवस्था में जी? स्थिर। स्थिर कहने का मतलब ये उसका वेलोसिटी 0 है। अगर कोनो आवेश स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में कहने का मतलब ये उसका वेग 0 है, तो वह केवल अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। ये बात को पहले समझ लो। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल जनरेट करेगा। केवल क्या जनरेट करेगी जी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैंने बोला? अगर कोनो, चाहे वह प्लस क्यू आवेश हो, चाहे वह माइनस क्यू आवेश हो, किसी स्थान पर रखा है, स्थिर अवस्था में है, तो वह केवल 2 चीज प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा। एक क्या? एक चीज उत्पन्न, क्या जी? क्या बोला मैंने? विद्युत क्षेत्र। वह केवल अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर कोनो आवेश स्थिर नहीं बल्कि एक समान वेग से गतिशील है, एक समान वेग से गतिशील है, एक समान वेग कहने का मतलब ही है कि उसका वेग प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहा हो। 10 मीटर पर, मतलब समान से समझो, कोई गाड़ी है, समझो, बहुत ध्यान समझना चीज कच्छो। ए कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है बी, ए पॉइंट है सी,
ये पॉइंट है डी। ए से बी तक भी कोई कण 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गया। बी से सी तक भी कोई कण 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गया। सी से डी तक भी कोई कण 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गया। बहुत ध्यान से समझना। हमने यहाँ 5 लिए, तुम ले सकते हो 10, 20, 25, तो यहाँ 25 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, मतलब समान वेग हो। क्या हो? समान वेग हो। अगर वेग समान रहेगा, बताओ, तो इनके बीच जो त्वरण डेवलप होगा, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। तो 5 - 5 कितना आएगा जी? 0 बटे टाइम कुछ भी रहे, यानी त्वरण कितना हो? 0 हो। यानी वेग एक समान हो और त्वरण 0 हो, उसमें असलरेशन यानी त्वरण में कोई चेंजेज ना हो, उसका त्वरण नियत रहे। ये बात समझो, वेग एक समान हो यानी त्वरण उसका क्या हो? उसका त्वरण नियत हो। त्वरण उसका नियत हो। त्वरण क्या हो? नियत। ये उसका नियत है। तो अगर किसी भी आवेश वह एक कोई भी आवेश एक समान वेग से गतिशील है, एक समान वेग से गतिशील मतलब ये है उसका त्वरण क्या है जी? नियत है। अगर ऐसा स्थिति बन रहा है तो वह दो स्थिति प्रोड्यूस करेगा। पहला स्थिति है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, पहला उत्पन्न करेगा वह अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या उत्पन्न करेगा जी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, यह अपने चारों तरफ एक क्षेत्र और उत्पन्न करेगा, उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ये 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट क्या है? अगर कोनो आवेश की बात कर रहे हैं हम, अभी वहां पर एक समान वेग से गतिशील था। अब मैंने मान लिया कि उसका वेग, वह जो आवेश है वह असमान वेग से गतिशील है। एक समान यानी यूनिफॉर्म मोशन। असमान मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर असमान वेग से गतिशील है, अब असमान वेग से गतिशील होने का मतलब क्या है? ये समझो। मतलब ये है हमको जाना है ए से सी तक। चलो, जहां ना समझ में आए तुरंत ही बोल देना, नहीं तो एक को पल्ले पड़ेगा नहीं। यहाँ डी है और यहाँ सी है, ठीक। वह ए से बी तक बेचारा गया 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। बी से सी तक गया, मान लिया मैंने 12 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। सी से डी तक गया हुआ हमने मान लिया 8 मीटर या 6 मीटर या कुछ भी मान लिया 7 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। बताओ 8 मिनट मान लिया, बताओ उसका वेग समान है का समान है? एक समान वेग क्या होता है? असमान वेग क्या होता है? जब किसी गतिमान वस्तु का समान समयांतराल में, हमने मान लिया यहाँ पर समय है 2 सेकेंड, ठीक। यहाँ पर समय है मान लिया मैंने 10 सेकेंड। यहाँ भी समय कितना है? 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 जब कोई गतिमान कण समान समयांतराल में समान उसका वेग क्या हो? समान हो, तो पिंड की यानी कण की इस प्रकार गति हम लोग कहते क्या है? एक समान गति है, एक समान वेग। जब कोई कण समान समयांतराल में उसका वेग क्या हो? असमान हो, उसका वेग क्या हो? अलग अलग हो, तो इस प्रकार की गति को, इस प्रकार के वेग हम लोग क्या बोलेंगे? असमान वेग। यानी जब कोई कण असमान वेग से गतिमान होगा, यानी उसका जो वेग है वह प्रति सेकंड बदल रहा होगा। अगर इस स्थिति में उसका वेग प्रति सेकंड बदलेगा, अब प्रति सेकंड वेग बदलेगा तो वेग बताओ, अगर वेग बदल रहा है तो कभी उसका त्वरण 0 आएगा। तो इस कंडीशन में जो त्वरण होगा बहुत गहराई में, एकदम आत्मा की बात बता रहा हूं, एकदम आत्मा वाली बात है, ठीक। यानी उस कंडीशन में उसकी वेग जो उसका त्वरण होगा क्या होगा? उसका त्वरण 0 नहीं होगा। और इस कंडीशन में वह जो कण है, वह जो आवेश है, 3 चीज उत्पन्न करेगा, 3 स्थिति उत्पन्न करेगा। पहला स्थिति है ईद उन्हाव तो उत्पन्न ही करेगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत
क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट ही होगा। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, क्या? चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा, पहले इसको ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13-14 में। अगला जो उत्पन्न होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड या वेग कहो। इतना समझ में आया? फिर से एक बार, अगर कोनो आवेश स्थिर अवस्था में है यानी गतिमान नहीं, केवल बैठा है कहीं स्थान पर, तो केवल क्या उत्पन्न करेगा? अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक। अगर कोनो आवेश, अब आवेश स्थिर अवस्था में, इसका मतलब क्या है? मतलब मैंने किसी स्थान पर कोनो चार्ज, किसी चार्ज पार्टिकल रख दिया है, तो उसके चारों तरफ जाओगे तो वहां पर तुमको करंट का आभास लगेगा। क्या लगेगा? करंट का आभास होगा। ठीक। और कोनो आवेश एक समान वेग से गतिशील है। एक समान वेग से गतिशील होने का मतलब ही है उसका समान समयांतराल में वेग क्या है? उसका समान है। ठीक। जब समान समयांतराल में वेग समान होगा तो उसका त्वरण क्या होगा? जीरो। इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट नियत। उसका त्वरण नियत होगा। तो जब त्वरण नियत होगा तो वह दो चीज उत्पन्न करेगा। कौन कौन? एक विद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आई? तीसरा कंडीशन, अच्छा ही तो लोग जानते हो जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक के ऊपर 25,000 वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। ठीक। जब 25,000 वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, उसके तुम तार के चारों तरफ जाओगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हुआ होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी। इसीलिए पोल से, जो पोल होता है, जो खंभा होता है, 2 मीटर 3 मीटर ऊंचाई पर लिख दिया आता है, इसके ऊपर जाना क्या है? खतरा है। तो वहां पर वो क्या जनरेट किया जी? चुंबकीय क्षेत्र। और धारा उसमें बह रहा है तार में, जिसके कारण चल क्या रही है? क्या चल रही है? ट्रेन चल रही है। अरे भैया, ट्रेन क्यों चल रही है? तार से क्या उसको मिल रहा है? सप्लाई से क्या मिल रहा है? करंट मिल रहा है। तो करंट को हम लोग क्या बोले? विद्युत क्षेत्र। और जहां तक खतरा लिखे हैं वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। आए समझ में? आगे, अगर कोनो आवेश असमान वेग से गतिशील है, असमान वेग से गतिशील होने मतलब ही है प्रति सेकेंड उसका वेग बदल रहा हो, अलग अलग हो। ठीक। उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, यानी त्वरण उसका नियत नहीं है। ठीक। इस कंडीशन में वह जो आवेश होगा 3 चीज प्रोड्यूस करेगा, एक विद्युत क्षेत्र भी, एक चुंबकीय क्षेत्र भी, एक विद्युत चुंबकीय तरंग। इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पहले इतना तीनों पॉइंट उतारो, फिर आगे हम बात करते हैं। चलो आगे देखो। अब आगे हम समझते हैं इस चैप्टर हमको पढ़ना क्या है। बोलो मत। विद्युत चुंबकत्व क्या होता है? ठीक। चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना। बोलो मत। चुंबकीय क्षेत्र कैसे डेवलप होता है? चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कहाँ तक होता है? कैसे ज्ञात करते हैं? सब पढ़ेंगे। ऑर्स्टेड का प्रयोग, इस चैप्टर का जो प्रादुर्भाव हुआ, इस चैप्टर का जो विकास हुआ, वह ऑर्स्टेड के प्रयोग पर ही डेवलप है। आगे हम बात करेंगे उन्हीं के नियम, ऑर्स्टेड का प्रयोग। ठीक। आगे पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। क्या पढ़ेंगे? एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक। धारावाही चालक पर लगने वाला बल, कोई चालक तार पर आवेश, जो चालक तार हुआ स्थिर अवस्था में हो, चालक तार गतिशील अवस्था में हो, उस पर कितना बल काम करेगा? कोई आवेश स्थिर अवस्था में हो, कोई आवेश गतिशील अवस्था में हो, कितना बल काम करेगा, सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आगे मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम, उसी हम लोग कहते हैं स्क्रू का नियम। 10 में पढ़े रहे होगे। मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का नियम, स्क्रू का नियम पूरा पढ़ने वाले हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, सब पढ़ेंगे इसी में। ठीक। फ्लेमिंग का नियम, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है? बायो सेवर्ट का नियम, एप्लीकेशन इसका क्या है, यूज क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, सब जानेंगे। और
दो समांतर धारावाही चालकों पर कितना बल उत्पन्न होता है। यानी दो तार चार तार समांतर जा रहे, उसमें करंट का फ्लो हो रहा हो। अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा तो चिपकेंगे, दूर भागेंगी। करंट विपरीत डायरेक्शन में फ्लो होगा, चिपकेंगे, दूर भागेंगी। सब इसमें हम सीखने वाले हैं। तो हमने बोला इस चैप्टर का जो मेन आत्मा है, आत्मा परमात्मा का मिलन है, वह चैप्टर जो स्टार्ट होता है वह स्टार्ट होता है ऑर्स्टेड के प्रयोग पर। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब समझो क्या था। ऑर्स्टेड साहब, इनका जन्म सन 1777 ईस्वी में डेनमार्क में, कहाँ हुआ था? डेनमार्क में। बहुत ध्यान समझना, समझो पहले। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ? डेनमार्क में हुआ। 1820 ईस्वी में ये प्रोफेसर भी थे, कई विद्यालयों में पढ़ा भी चुके थे। ठीक, प्रोफेसर लेक्चरार के पद पर थे। तो अपने लैब में बैठ करके, बोलो मत, अपने लैब में बैठ करके सन 1820 ईस्वी की बात है, बहुत ध्यान समझो। ठीक, अपने लैब में बैठे हुए थे और लैब में बैठ करके कुछ प्रयोग कर रहे थे। कौन? ऑर्स्टेड साहब कुछ प्रयोग कर रहे थे, कुछ अलग प्रयोग कर रहे थे। और अलग प्रयोग करते समय उनके चारों तरफ लोहे के छोटे छोटे कण रखे थे। क्या रखे थे? लोहे के छोटे छोटे कण। बहुत ध्यान समझो। ठीक, जब वो प्रयोग कर रहे थे, कुछ अलग प्रकार का प्रयोग कर रहे थे किसी दूसरी चीज का, और उनके पास क्या रखे होते? मेज पर कहाँ रखे होते? छोटे छोटे लोहे के कण। उन्होंने देखा जब किसी चालक तार से, बोलो मत, जब किसी चालक तार से उनके बगल से जो तार था उसमें जब करंट को फ्लो करवाए, तो जो चालक तार के पास छोटे छोटे लोहे के कण थे, जो चालक तार के पास लोहे के छोटे छोटे कण थे, वो क्या हुआ? उस चालक तार की ओर क्या हुए? अट्रैक्ट हुए, खींचे। ठीक, तो उन्होंने इस प्रयोग को और डीपली में गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। अब उन्होंने क्या किया? 3 स्टेप लिया। पहला स्टेप क्या था? अब ध्यान समझो। उन्होंने पहले स्टेप में, ये है चालक तार, इसको मान लो चालक तार है। ठीक, ये क्या है? चालक तार। इस चालक तार को हमने किससे जोड़ दिया है? बैटरी से। ये क्या है जी? बैटरी। ये है बैटरी, ये है बैटरी। बहुत ही ध्यान समझना। ठीक, ये भी है बैटरी। उन्होंने चालक तार को किसे जोड़ दिया? बैटरी से। और पहली स्थिति में उन्होंने देखा, ये है कंपास, चुंबकीय सुई। इसका नाम क्या है? चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई, कंपास नीडल इसको बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय सुई। अब चुंबकीय सुई में होता क्या है? ऐसे बंद तो नहीं पाएगा, 3D है, ऐसे होता। ध्यान समझो इधर, ऐसे। अभी दिखाएंगे तुमको हम पिक्चर के साथ। ऐसे ऐसे होता है, ऐसे। इसमें होता है कि नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। इसको ऐसे लटका दो, इसको ऐसे लटका दोगे तो जब इसको किसी चुंबक के पास ले जाओगे, ये नागिन डांस करता। क्या करता है? नागिन डांस। कौन? ये नहीं, बहव नहीं, अंदर वाला। अगर किसी पहले जो कोलंबस था, ठीक, जो वास्को डी गामा थे, पहले हमारे पास घड़ी नहीं था। क्या था? कंपास सुई होता था। तो लोग समुद्र से जब किसी देश की ओर यात्रा करने के लिए निकल जाते थे तो करते क्या थे? अपने पास लिए होते थे कंपास सुई, और कंपास सुई जो दिशा बताती थी। खोज करना इंडिया कर दिया पाकिस्तान का। कोलंबस किसकी खोज करने के लिए आया था? अब किसकी खोज कर दिया था? अमेरिका का। जौनी और जहाज घूमा, जौनी और चुंबकीय सुई बताने लगे, अच्छा ही दिशा है, डायरेक्शन है, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दुई डायरेक्शन बताती है, एक उत्तर एक दक्षिण। जिधर घूम गई, अच्छा ही दिशा है, इधर अच्छा ही इंडिया होगा, इधर अमेरिका होगा, उधर घूम गए। ठीक, तो 2 दिशा बताती थी। कौन बताती थी? चुंबकीय सुई। अब ऑर्स्टेड साहब, बोलो मत, ऑर्स्टेड साहब ने अपने पहले प्रयोग में क्या किया? उन्होंने जो पहले प्रयोग में किया, उन्होंने लिया चुंबकीय सुई और ये जो परिपथ लिया, चालक तार, इस चालक तार को बैटरी जोड़ दिए। और बैटरी जोड़ने के बाद यहाँ सभी करंट का सप्लाई नहीं दे रहे हैं। जब करंट का सप्लाई नहीं दिए, इस पूरे परिपथ में देखे, इस निडल में, इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं हुआ। फिर से बैटरी लगा दिए है, लेकिन बैटरी में अभी इसको जोड़े, यानी बैटरी अभी क्या है? ओपन है, खुला परिपथ है, बंद परिपथ नहीं है। जब एक खुला परिपथ है तो इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं हुआ। कब नहीं हुआ जी? खुला परिपथ में। खुला परिपथ होने पर, बोलो मत,
खुला परिपथ होने पर चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं हुआ। चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप मतलब कहने मतलब कि कोई डांस वगैरह कोई घूमी नहीं है, कोई विक्षेप नहीं हुआ। पहला बात समझ में आई नहीं जी? कोई विक्षेप नहीं हुआ। आगे देखो दूसरा, उन्होंने अपना दूसरा प्रयोग किया। उन्होंने देखा जब इस चालक तार को बैटरी जोड़ दिए और बैटरी जोड़ करके कुंजी भी क्लोज कर दिए, परिपथ भी क्लोज हो गया। कुंजी क्लोज मतलब परिपथ क्लोज हो गया, यानी अब परिपथ में करंट का फ्लो होने लगा। और हम लोग जानते हैं करंट का फ्लो होता किधर से? प्लस से। और जब बैटरी से करंट का फ्लो होने लगा यानी परिपथ बंद हो चुका है, इसमें जब करंट प्लस से माइनस की ओर जाने लगा तो देख करके दंग रह गए। उन्होंने देखा क्या हो रहा है इसमें, साला इसमें चालक इस बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है। तो चुंबकवा जो चुंबकीय सुई ही का नाच रही है, ई का घूम रही है, इसमें क्या हलचल हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने देखा जिस इस बैटरी से करंट का फ्लो इधर आया तो जो चुंबकीय सुई थी वह चुंबकीय सुई इसका जो नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, यह नॉर्थ पोलवा जब करंटवा हैसे गया तो नॉर्थ पोलवा घूम गया क्लॉकवाइज। कौन दिशा में? क्लॉकवाइज। ठीक से जब बैटरी से सप्लाई दी यानी परिपथ बंद हो चुका है, इसमें धारा बहने लगी है। जब धारा इस चुंबकीय सुई के पास से गुजरी, निडल के पास से गुजरी, तो उन्होंने देखा यह निडल इसका नॉर्थ पोल, इसका उत्तरी ध्रुव, चुंबक में द्वि ध्रुव, निडल में द्वि ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव एक, इसका उत्तरी ध्रुव घूम गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दंग। उन्होंने वैज्ञानिक तो है ही, हम लोग इतना आम इंसान तो है नहीं। उन्होंने अपने प्रयोग को और दोहराया। अभी उन्होंने करंट को ऐसे सीधे बहाया, प्रवाहित कराया। उन्होंने करंट के दिशा को ही बदल दिया तो और देखे और हतप्रद हो गए, दंग रह गए। उन्होंने क्या किया? अभी इधर था प्लस, इधर था, अब क्या किए? बैटरी का दिशा बदल दिए, बैटरी धारा की दिशा बदल दिए। धारा की दिशा बदलने का मतलब ही है पहले धारा ऐसे ना, पहले धारा ऐसे जा रहे थे, ऐसे आधा कैसे जाएगी? ऐसे। अब धारा करंट फ्लो होगा ऐसे। जब करंट का दिशा बदले यानी धारा की दिशा बदले वो और देखे और दंग रह गए। अभी चुंबकीय सुई घूम रही थी क्लॉकवाइज, अब चुंबकीय सुई किधर घूमने लगी? एंटी क्लॉकवाइज। इसी को हम लोग कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं इसको? लोग कहते हैं क्या? दक्षिणावर्त। अब दंग, परेशान, खोज करना शुरू कर दिए, खाना पीने से छोड़ दिए। ऐसा काहे हो रहा है? तो उन्होंने डीपली से अध्ययन किया। जब किसी चालक तार में करंट का फ्लो किया जाता है, करंट को बहाया जाता है, करंट को प्रवाहित कराया जाता है, तो उस चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न आता है? चुंबकीय क्षेत्र। एक किसने बताया था? ये बताए थे ऑस्टेड ने। और कब बताए थे? 1820 ईस्वी में। क्या प्रयोग था? ऑस्टेड इसके पहले 1820 ईस्वी के पहले हर एक जो साइंटिस्ट थे वो समझते थे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों अलग अलग हैं, यानी विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या है जी? अलग अलग है। लेकिन जब इन्होंने प्रयोग किया तो लोग मानने लगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, वह दोनों जो डेवलप हो रहा है वह किसी चालक तार में धारा बहाने से उत्पन्न हो सकते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्लोजली फ्रेंड हैं। फिर से पहले प्रयोग में क्या किए? पहले प्रयोग में लिए केवल बैटरी। अभी बैटरी को परिपथ में लगा दिए हैं लेकिन बैटरी से अभी करंट का सप्लाई नहीं दे रहा है, तो चुंबकीय सुई जैसे खड़ी थी वैसे खड़ी है, न नागिन डांस, न सर्प डांस, न कौन डांस कर रही है, बस खड़ी है ऐसे। लेकिन
अब बैटरी से सप्लाई देना शुरू किए, परिपथ हो चुका है क्लोज, परिपथ क्या हो चुका है, बंद। जब बैटरी से प्लस से माइनस की ओर करंट का फ्लो होने लगा तो उन्होंने देखा जो चुंबकीय सुई थी, निडिल थी, वह क्लॉक वाइज डायरेक्शन में क्या हो गई, घूम गई। उन्होंने अगले प्रयोग में क्या किया, इस चुंबकीय सुई की दिशा को बदल दिया, और चुंबकीय सुई की दिशा बदलने से जो किसकी धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय सुई की दिशा भी क्या हो गई, कौन सी हो गई, एंटी क्लॉक वाइज। उन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया, उन्होंने और इसको दोहराया। उन्होंने देखा जब इस बैटरी से सप्लाई का मान कम किया जाता है, जब इस बैटरी से सप्लाई का मान कम किया जाता है, यानी धारा यानी वोल्टेज कम दिया जाता है, सप्लाई कम देने मतलब वोल्टेज कम लगाया गया, वोल्टेज कम भेजा गया, हाँ वोल्टेज कम दोगे करंट का फ्लो क्या होगा जी, कम होगा। जब करंट का फ्लो कम होगा तो ये जो निडलियाँ है आराम से घूमेगी, आराम से। लेकिन जब यहाँ से उन्होंने देखा यहाँ सप्लाई ज़्यादा दिया, यहाँ सप्लाई बैटरी ज़्यादा दिया, तो देखा निडिल जो था जो आराम से घूम रही थी वह क्या हो गई, बहुत तेज घूमने लगी। और इन्हीं ऑस्टेड के प्रयोग से ही तुम लोग आज जानोगे नहीं, जापान में तुम लोग जानते हो कि 560-630 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से मैगलीव ट्रेनें, मोनो ट्रेनें सब इन्हीं के सिद्धांत पर काम कर रहा है। पटरी क्या होती है, जो ट्रेनें होती हैं, मैगलीव ट्रेनें होती हैं, पटरी को 1-2 सेंटीमीटर छोड़कर चलती हैं। अब तो हाइपर लूप का ट्रेन आ गया है, 1020 किलोमीटर पर आवर स्पीड चलेगी, हाइपर लूप वाली ट्रेन। सब किसका सिद्धांत काम करता है, इन्हीं भाई साहब काम करता है। फैराडे का नियम किसका काम करता है, इनका नियम। बहुत ही खतरनाक नियम था, इन्हीं के सिद्धांत कारण ही यह चैप्टर विस्तार क्या हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ। बात कुछ समझ पल्ले पड़ रहा है। उन्होंने 3 प्रयोग किए, ठीक। उन्होंने जब करंट का सप्लाई कम किया तो चुंबकीय सुई में निडिल में विक्षेप क्या हुआ, कम हुआ। सप्लाई ज़्यादा दिया तो विक्षेप क्या हुआ जी, और सप्लाई बंद कर दिए तो निडिल में विक्षेप क्या हो गया, बंद हो गया। बताओ ऑस्टेड का प्रयोग समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत। चित्र को बनाओ पहले, चलो आगे लिखो, ध्यान से बोलो मत, एक चुंबकीय सुई थी, चुंबकीय सुई में तुम दिखा सकते थे ऐसे, देखो ये ऐसे घूम गई थी, ऐसे अंदरों में बना देना, बाहरों बनाना। तो कौन दिशा है, कौन सा जी, क्लॉकवाइज। इसमें कैसे होगी, ये है ऐसे, बताओ ऊपर के नीचे, ये नीचे आ क्या देगी, ऐसे। कौन दिशा हुई है, एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर। रुके रहो, नीचे लिखो, नीचे सन 1777 ईस्वी में, चित्र को आना बाद में लिखो नीचे से पहले। सन 1777 ईस्वी में, सन 1777 ईस्वी में, नहीं उसे लिखो नीचे, हेडिंग डाले हो ना ऑस्टेड का प्रयोग। अतः सन 1777 ईस्वी में डेनमार्क में जन्मे ऑर्स्टेड शॉर्ट कम लिखो, ऑर्स्टेड ने 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में हो गया, 1820 ईस्वी में चुंबकीय प्रभाव का खोज किए, चुंबकीय प्रभाव का खोज किए, हो गया। अब नीचे से लिखो एक लाइन छोड़ करके अलग पेन से, इनके अनुसार डबल इन्वर्टेड का अंदर लिखना। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित, एकदम साफ कर लिखवा रहे हैं, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया
धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इस प्रभाव को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस प्रभाव को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। हो गया ना? ये ओस्टेड साहब ने कहा था। क्या बोले? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो धारा प्रवाहित करने से क्या होता है? उस चालक तार के चारों तरफ का जी, उस चालक तार के चारों तरफ प्रवाहित होता चुंबकीय क्षेत्र, और इस प्रभाव को हम लोग कहते क्या हैं? धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब नीचे लिखो, इसे ही डालो। ओस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष, ओस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष, ओस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष। कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन ऑफ ओस्टेड एक्सपेरिमेंट्स, कंक्लूजन ऑफ ओस्टेड एक्सपेरिमेंट्स। हो गया? ओस्टेड के क्या लिखे रेडी? ओस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष। नीचे लिखो, ओस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। ओस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। ओस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, किसी चालक तार में धारा का प्रवाह न होने से, किसी चालक तार में धारा का प्रवाह न होने से, धारा का प्रवाह न होने से चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप, चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है, नहीं उत्पन्न होता है। ये पहला पॉइंट है। चालक तार में, दूसरा पॉइंट, चालक तार में धारा विपरीत दिशा में, चालक तार में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से चुंबकीय सुई भी विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित हो जाती है। दूसरा पॉइंट, चालक तार में धारा,
चालक तार में धारा के मान में परिवर्तन करने पर, हाँ जी सही गलत, धारा कम तो चुंबकीय सुई क्या करेगी, कम डांस करेगी, और धारा ज़्यादा चुंबकीय सुई क्या करेगी, हाँ। चालक तार में धारा के मान में परिवर्तन करने पर चुंबकीय सुई में भी परिवर्तन होता है। चुंबकीय सुई में भी परिवर्तन होने लगता है। यानी वोल्टेज बढ़ाओगे तो चुंबकीय सुई क्या करेगी, तेज डांस करेगी, और वोल्टेज कम रहेगा तो चुंबकीय सुई क्या करेगी, कम डांस करेगी। बात समझ में है? इतना पॉइंट बहुत है। चौथा पॉइंट लिखो, किसी चालक तार में, एकदम विस्तार लिखो ना, याद रहे तुमको पूरा। किसी चालक तार में वही बात है, किसी चालक तार में धारा का मान कम या अधिक करने से चुंबकीय सुई में विक्षेप भी क्या होता है, बोलो जी, कम या अधिक होगा। चुंबकीय सुई में विक्षेप भी कम या अधिक होता है, कम या अधिक होता है। हो गया? एक पॉइंट नीचे लिखो, जगह नहीं बोल दे रहा है, लिखो। पांचवा पॉइंट, ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाला कि, पांचवा पॉइंट इज मेन पॉइंट, ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाला कि, ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाला कि किसी चालक तार में, ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाला कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ जी, किसके चारों तरफ, हाँ, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब इस प्रयोग का यही निष्कर्ष था, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बस 5 पॉइंट बहुत है। Lights, camera, action.